हेलो एवरीवन। आज हम प्रैक्टिकल टेस्ट पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जहाँ पे आपको क्वेश्चन आएंगे टोटल 12 नंबर के। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें 4 क्वेश्चन होंगे आपको, तो बारी बारी से हम इनको सॉल्व करेंगे। ओके, सो सबसे पहले इस वीडियो पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू ड्रॉ शेप्स इन कोरल ड्रॉ, एक्सप्लेन। देखिए इसमें तो स्टेप इस तरह से चलेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे टू ड्रॉ शेप्स इन कोरल ड्रॉ, द स्टेप्स आर नंबर 1, सेलेक्ट ए शेप टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स, रेक्टेंगल, इलिप्स, पॉलीगन एक्सेट्रा। यानी आपको जो टूल बॉक्स है वहां से एक शेप टूल सेलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, इलिप्स, पॉलीगन एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे टूल्स हैं, ये सिंपली यहाँ पे एक लाइन पे लिखने के लिए फॉर एग्जांपल 3 टूल्स दिए गए। ठीक है, तो उनको आपको सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्ट करना है, देन क्लिक एंड ड्रैग टू ड्रॉ द शेप। और उस शेप को ड्रॉ करने के लिए पहले आपने जैसे मान लिया रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, फिर उसको ड्रैग करना है जहां पे भी उसको आपने बनाना है। ठीक है, मतलब ड्रॉ करना है। देन एडजस्ट प्रॉपर्टीज लाइक साइज, कलर, आउटलाइन यूजिंग द प्रॉपर्टी बार। और जो प्रॉपर्टी बार है उसका मतलब एक ऑप्शन होता है वहां पे, मतलब इमेज को जो भी आपने मतलब सेलेक्ट की है शेप, ठीक है, प्रॉपर्टी बार पे जाना है और उसका साइज, कलर, आउटलाइन, थिकनेस, जो कुछ भी आपको चेंज करना है आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से आप जो वो शेप ड्रॉ कर सकते हो कोरल ड्रॉ में। अब इसी चीज को अगर हमें हिंदी में लिखना हो तो हम लिखेंगे, सबसे पहले टूल बॉक्स से एक शेप टूल सेलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, इलिप्स एंड पॉलीगन। देन शेप ड्रॉ करने के लिए क्लिक और ड्रैग करें। देन प्रॉपर्टी बार का यूज करके प्रॉपर्टीज लाइक साइज, कलर और आउटलाइन एडजस्ट करें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग पिक्सल और पीपीआई। पिक्सल बेसिकली एक सिंगल डॉट होता है किसी भी डिजिटल इमेज का या फिर स्क्रीन के ऊपर, एंड पीपीआई होता है पिक्सल पर इंच, यानी 1 इंच में कितने पिक्सल जो है वो फिट बैठते हैं। ठीक है, सो देखते हैं इसको हम पिक्सल के लिए। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए डिजिटल इमेज, पिक्सल जो होता है वो किसी भी इमेज का सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, दैट रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल पॉइंट ऑफ कलर, और किसी भी कलर का एक सिंगल पॉइंट वो रिप्रेजेंट करता है। इट इज ए टाइनी डॉट ऑफ कलर दैट व्हेन combined with many others create an image। मतलब इमेज को बनाने के लिए बहुत से छोटे छोटे डॉट्स को आपस में कंबाइन किया जाता है। तो वो जो छोटे छोटे डॉट्स है उनमें से एक सिंगल डॉट, किसी भी डॉट को आप कंसीडर कर लो, उसको बोलते हैं पिक्सल। ठीक है, देन पीपीआई पिक्सल पर इंच, जैसे नाम से क्लियर है, यानी 1 इंच के अंदर मतलब कुछ भी आपको बनाना है, इमेज किसी भी चीज की इमेज बनानी हो, तो वो जो 1 इंच में कितने पिक्सल फिट आ सकते हैं उसको बोलते हैं पिक्सल पर इंच। सो पीपीआई बेसिकली मेजर द पिक्सल डेंसिटी इंडिकेटिंग हाउ मेनी पिक्सल फिट इनटू 1 इंच ऑफ एन इमेज और स्क्रीन। यानी किसी भी इमेज और स्क्रीन में को मतलब जो भी उसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, तो 1 इंच में कितने पिक्सल जो वो फिट आते हैं। सो जितना ज्यादा पीपीआई हायर होगा उतनी ही शार्प आपकी इमेज होगी। और इसको चाहो तो आप शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हो, अगर ये पूरा याद नहीं होता है तो, पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ डिजिटल इमेज एंड पीपीआई मेजर्स द पिक्सल डेंसिटी और रेजोल्यूशन ऑफ एन इमेज और स्क्रीन। या फिर सिंपली आप बोल सकते हो कि इट इंडिकेट्स हाउ मेनी पिक्सल फिट इनटू 1 इंच ऑफ एन इमेज और स्क्रीन। ओके, सो इसी चीज को हिंदी में देखते हैं। डिजिटल इमेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो कलर के एक सिंगल पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है, ये कलर का एक टाइनी डॉट है, मतलब एक सबसे छोटा डॉट होता है जो कई अन्य कलर्स के साथ मिलकर एक इमेज बनाता है। और जो पीपीआई है ये पिक्सल डेंसिटी को मेजर करता है और ये इंडिकेट करता है कि एक इमेज या स्क्रीन के 1 इंच में कितने पिक्सल जो है वो फिट हो सकते हैं।
और हायर पीपीआई मीन्स शार्प इमेजेस, और जितना पीपीआई ज़्यादा होगा उतना ही आपकी इमेज जो है वो शार्प होती है। शॉर्ट में हम लिखेंगे डिजिटल इमेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एंड पिक्सल किसी इमेज और स्क्रीन की पिक्सल डेंसिटी और रेजोल्यूशन को मेजर करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्टेप टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इमेज इन कोरल ड्रॉ, यानी कैसे ये जो कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर है इसके अंदर इमेज को लेके आना है, मतलब पहले से बनी इमेज है उसको इंपोर्ट करना है, फिर उसमें कुछ एडिटिंग करनी है। और एक्सपोर्ट मीन्स जो भी प्रोजेक्ट हमने चाहे एडिट किया है या फिर हमने बनाया है उसको एक्सपोर्ट करना है, यानी उसको सेव करना है कहीं पे। सो टू इम्पोर्ट एन इमेज स्टेप्स आर, सबसे पहले कोरल ड्रॉ को ओपन करना है, ओपन कोरल ड्रॉ, देन गो टू फाइल इम्पोर्ट, मतलब जो फाइल ऑप्शन है वहां पे क्लिक करेंगे, एक तो आपको इम्पोर्ट दिखेगा या आप शॉर्ट में कंट्रोल प्लस आई प्रेस कर दो। Then browse to the location of the image you want to import, और जहां से किसी इमेज को आपको इंपोर्ट करना है उस फोल्डर ड्राइव या फिर लोकेशन के पास जाइए, सिलेक्ट द इमेज एंड क्लिक इंपोर्ट, और उस इमेज को सिलेक्ट करिए फिर इंपोर्ट पे क्लिक करना है, देन क्लिक एंड ड्रैग टू प्लेस इट ऑन द कैनवस, और कैनवस के ऊपर अपने हिसाब से एडजस्ट करने के लिए, मतलब क्लिक करने के बाद इसको ड्रैग करें। ओके, सो दीज आर द स्टेप टू इंपोर्ट एन इमेज, और इसको हम हिंदी में लिखते हैं। कोरल ड्रॉ ओपन करें, फिर फाइल पे जाएं, इंपोर्ट पर जाएं या इंपोर्ट पे क्लिक करें, या फिर आप कंट्रोल प्लस आई भी दबा सकते हैं। देन उस इमेज के लोकेशन पर ब्राउज करें जिसे आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, यानी उस लोकेशन में जाइए जहां से आपको इमेज को उठाना है, फिर इमेज को सिलेक्ट करें और इंपोर्ट पे क्लिक करें, और लास्ट में आपको क्या करना है, कैनवस के ऊपर, मतलब जब इमेज आ जाएगी तो अपने हिसाब से उसको ड्रैग करें। ओके, सो नेक्स्ट ही मतलब एक्सपोर्ट कैसे करना है, सबसे पहले सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट और इमेज यू वांट टू एक्सपोर्ट, यानी आपके कोरल ड्रॉ पे जो भी ऑब्जेक्ट है या इमेज जिसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो उसको पहले सिलेक्ट करिए, देन फिर से वही स्टेप फाइल पे जाना है जहाँ पे इंपोर्ट भी लिखा होगा एक्सपोर्ट भी लिखा होगा। एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करें या फिर कंट्रोल प्लस ई प्रेस करें, देन चूज द एक्सपोर्ट लोकेशन एंड फाइल फॉर्मेट लाइक पीएनजी, जेपीजी, एसपीजी, पीडीएफ एक्सेट्रा, यानी आपको फिर लोकेशन सेलेक्ट करना है जहाँ पे उसको एक्सपोर्ट करना है, और साथ ही फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, और इसके बाद आपको फाइल का कोई नाम देना है, और देन लास्ट में आपको सेव पे क्लिक कर देना है। ओके, एंड आप चाहो तो जो एक्सपोर्ट सेटिंग्स होती है उसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, और लास्ट में एक्सपोर्ट प्रोसेस को फिनिश करने के लिए आपको ओके प्रेस करना है। ओके, देन हिंदी में लिखेंगे हम, उस ऑब्जेक्ट या इमेज को सिलेक्ट करें जिसे आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, फिर फाइल पे क्लिक करके एक्सपोर्ट ऑप्शन पे जाएं या कंट्रोल प्लस ई दबाएं, एक्सपोर्ट लोकेशन और फाइल फॉर्मेट चूज करें, फाइल को नाम दें, फिर शेप पे क्लिक करेंगे, और लास्ट में जो एक्सपोर्ट सेटिंग है उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करें, और एक्सपोर्ट प्रोसेस को फिनिश करने के लिए ओके पर क्लिक करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टूल यूज्ड इन कोरल ड्रॉ। सबसे पहले आता है हमारे पास सिलेक्शन टूल जो कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट और मूव करता है, देन शेप टूल अभी आपने देखा, ड्रॉ द शेप्स लाइक रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगन, स्टार्स एक्सेट्रा। पेन टूल्स ये मतलब कस्टम पाथ क्रिएट करता है और शेप्स भी बना सकता है। टेक्स्ट टूल टेक्स्ट को ऐड करेगा या फिर उसको एडिट करेगा। देन आई ड्रॉपर टूल ये क्या करता है, कलर्स को मतलब सिलेक्ट और फिल करने के लिए या अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं इसका। फिल टूल ये मतलब सॉलिड कलर्स, ग्रेडियंट और पैटर्न्स एक्सेट्रा अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। आउटलाइन टूल किसी भी शेप का जो आउटलाइन होता है, ठीक है, उसको मतलब जैसे कलर, थिकनेस और स्टाइल को चेंज करेगा, जो भी आपको सही लगे उस तरह से आप उसको एडजस्ट करिए। स्मार्ट फिल टूल फिल इनक्लोज्ड एरियाज ऑटोमेटिकली, मतलब किसी भी शेप का
इमेज का या कुछ भी जो एरिया है इनक्लोज्ड एरिया उसको फिल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। देन क्लोन टूल, ये सिंपली ऑब्जेक्ट का क्लोन्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। और देन फ्री हैंड टूल, ये फ्री हैंड लाइंस ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं। और जूम टूल जो है वो जूम इन एंड आउट ऑफ द कन्वेंस, यानी कन्वेंस के ऊपर मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट और इमेज को बड़े साइज में देखना है, उसको कम करना है, वो सब करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, यानी जूम आउट एंड जूम इन। ओके, एंड देन next we have question, how can you write a script in PHP explain। so PHP स्क्रिप्ट लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्टेप 1 सेटअप PHP का सेटअप करना होगा, और इसके लिए हम PHP को इंस्टॉल करेंगे और एक लोकल सर्वर लाइक Zap। ओके, देन स्टेप 2 क्रिएट अ PHP फाइल, यानी एक फाइल सेव करें, और सेव करते टाइम उसका एक्सटेंशन देना है .php। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई फाइल बनाई और उसका नाम दिया rk.php, देन राइट PHP कोड, embed PHP between this tags, मतलब ये टैग्स हैं स्मॉलर देन क्वेश्चन मार्क PHP, फिर उसके बीच में हमें कोड लिखना है और क्लोज करना है हमें इसे क्वेश्चन मार्क एंड देन फिर ग्रेटर देन का साइन। इसका एग्जांपल देखें तो लाइक ये वैसे स्टार्ट किया जैसे यहाँ पे लिखा है, स्टार्ट किया, फिर इसके बीच में कोड लिखा है हमने इको हेलो वर्ल्ड, फिर इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब लास्टली इसको हमें क्या करना है, रन करना है। सो रन द स्क्रिप्ट, प्लेस योर फाइल इन द सर्वर्स रूट डायरेक्टरी, जो भी सर्वर हम जैम सर्वर यूज करें तो सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर होगा www करके, मतलब उस रूट डायरेक्टरी के अंदर हमें इस फाइल को सेव करना है rk.php के नाम से, एंड एक्सेस इट इन अ ब्राउजर, और ब्राउजर पे एक्सेस करने के लिए हमें इस तरह से मतलब इस पाथ पे जाना होगा, इस तरह से पाथ बनेगा तभी आपकी PHP फाइल जो वो एग्जीक्यूट हो सकती है। ओके, इसी चीज को हम हिंदी में लिखेंगे, सेटअप PHP और एक लोकल सर्वर लाइक XAMPP इंस्टॉल करें, क्रिएट अ फाइल .php एक्सटेंशन, फॉर एग्जांपल जो फाइल है rk.php के साथ एक न्यू फाइल सेव करें, embed PHP between these tags, for example is this, एंड देन अपनी फाइल को सर्वर की रूट डायरेक्टरी में रखें, यानी वहां पे सेव करें और इसे ब्राउजर पे एक्सेस करें, ये जो पाथ है इसके जरिए, क्योंकि PHP का जो फुल कोड है वो आपको दिखाई नहीं देगा जिस भी ब्राउजर पे, जब ये ब्राउजर पे रन होगा ना कोड तो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है। ठीक है, तो ये वहां पे एक HTML का जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा वही दिखाई देगा आपको, मतलब आंसर ही आएगा जो भी आपने लिखा होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज्ड इन PHP। अगर बिल्कुल शॉर्ट में बात करें हम, देखिए कई बार हमारे प्रोग्राम में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, कुछ सही होती हैं कुछ गलत होती है। ठीक है, तो उन कंडीशन के बेसिस पे हमारे जो प्रोग्राम का रिजल्ट है वो अलग अलग आ सकता है, यानी जब कोई कंडीशन सही होती है तब हमें क्या करना है, और जब कंडीशन गलत होती है तब हमें क्या करना है, तो यही सब डिसाइड करने के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और ये बेसिकली क्या करता है, हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो है ना, स्टेप बाय स्टेप जैसे हम चलते हैं उसको कंट्रोल करता है, मतलब ये जंप भी कर सकता है, जैसे मान लिए इफ कंडीशन जो वो फॉल्स होती है तो फिर इफ को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब अलग अलग कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। इसमें तो सिंपली ये पूछा गया कि क्यों यूज करते हो, सो मैंने आपको बता दिया। ओके, सो एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे the conditional statement in PHP are used to perform different action based on certain conditions, यानी कंडीशन के हिसाब से जो कंडीशन सही होगी उसके हिसाब से अलग अलग एक्शन ये परफॉर्म करेगा। दे अलाउ यू टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम, यानी आपके प्रोग्राम वैसे तो अप टू डाउन चलता है ना, बट ये फिर उसको कंट्रोल करेगा। ओके, and then conditional statement in PHP are used to make decision based on certain condition, allowing the program to execute डिफरेंट कोड डिपेंडिंग ऑन वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, यानी जब कंडीशन माना दोनों ही ट्रू है, इफ एल्स हम यूज कर रहे हैं दोनों ही ट्रू है, पर जब इसे इफ में सही कंडीशन मिल जाती है तो नीचे वाले को ये चेक ही नहीं करता है। ठीक है, और जब ऊपर वाली इफ स्टेटमेंट गलत होती है तो ये एल्स को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब ये आपके प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करेगा जिस हिसाब से कंडीशन होगा।
ओके, सो ये एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। लाइक इफ कंडीशनल स्टेटमेंट होती है जो एग्जीक्यूट कोड इफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उस कोड को एग्जीक्यूट करती है। फिर हमारे पास एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट आती है। इसमें अगर इफ सही हो तो इफ एग्जीक्यूट होता है, अगर इफ फॉल्स हो तो फिर एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होता है। देन एल्स इफ चेक्स मल्टीपल कंडीशन। जब हमारे पास दो से ज्यादा कंडीशन होते हैं तब हम एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और इन सब में जो है वो मतलब कंडीशन को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, कैलकुलेट करेगा, उसके बाद रिजल्ट एग्जीक्यूट करेगा ये। और फिर देन हमारे पास आती है स्विच केस स्टेटमेंट। चेक्स मल्टीपल पॉसिबल कंडीशन फॉर ए सिंगल वेरिएबल। मतलब हमारे पास ऐसे ऑप्शन दिए गए होंगे ए बी सी डी, तो जो भी ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से ये कोड को एग्जीक्यूट करेगा। सो ये आता है हमारा स्विच केस स्टेटमेंट। सो हिंदी में इसको हम लिखेंगे, पीएचपी में कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कुछ कंडीशन के बेसिस पे डिफरेंट एक्शन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। वे आपको अपने प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करना अलाउ करता है, यानी आपको ये इस तरह से एनेबल करता है कि आप प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो। एंड पीएचपी में कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कुछ कंडीशन के बेसिस पर डिसीजन लेने के लिए किया जाता है, जिससे प्रोग्राम को किसी कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने के बेसिस पर डिफरेंट कोड एग्जीक्यूट करने की अनुमति मिलती है। यानी आपका जो प्रोग्राम है, जब कंडीशन ट्रू होगी तब कुछ और एक्शन लेगा, और जब फॉल्स होगी तो कोई और एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स में है इफ, यदि कंडीशन ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट करता है। फिर एल्स, अगर कंडीशन फॉल्स है, यानी इफ वाली कंडीशन फॉल्स है तो इस कोड को ये एग्जीक्यूट करेगा। देन एल्स इफ मल्टीपल कंडीशंस को चेक करता है। और स्विच स्टेटमेंट में एक सिंगल वेरिएबल होता है। ठीक है, मतलब आपके पास जैसे एटीएम में होता है कि क्या ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, पैसे ट्रांसफर करना है, बैलेंस चेक करना है, विड्रॉ करना है ना, या पिन चेंज करना है। जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से ये एक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये है आपका स्विच केस स्टेटमेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, जो कि सिंपली हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होता है विदाउट डाटाबेस। सो फर्स्ट है डाटा रिडंडेंसी। इसका सिंपली मतलब होता है कि फाइल्स के अंदर जो डाटा है वो डुप्लीकेट हो सकता है। देन डाटा इंटीग्रिटी, हार्ड टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। इसमें कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना जो है वो डिफिकल्ट होता है काफ़ी। देन स्लो डाटा एक्सेस, यानी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के लिए जो डाटा को हमें एक्सेस करना होता है वो इनसफिशिएंट होता है। ठीक है, देन लिमिटेड सिक्योरिटी, इसके पास बेसिक एक्सेस कंट्रोल होता है सर, ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है। अगर कोई आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है, तो मतलब वो आपकी सारी फाइल्स को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, देन स्केलेबिलिटी, स्ट्रगल विद लार्ज डाटा वॉल्यूम, यानी जितना ज़्यादा डाटा बढ़ेगा सिस्टम के ऊपर उतना ही ज़्यादा ये सिस्टम जो है वो स्ट्रगल करता है। कंकरेंसी इश्यूज, द रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स विद मल्टीपल यूजर्स, जब एक से ज़्यादा यूजर्स एक ही टाइप के डाटा को एक्सेस करते हैं तब फिर यहाँ पे सारा सिस्टम जो वो पहुँच हो जाता है, मतलब प्रॉब्लम आती है। ठीक है, देन नो रिलेशनशिप्स, डज नॉट हैंडल डाटा रिलेशनशिप वेल। अब देखिए डाटाबेस के अंदर तो हम रिलेशनशिप को भी क्रिएट कर सकते हैं टेबल्स के अंदर, या टेबल्स के अंदर डाटा है, मतलब अपने हिसाब से जो भी हम चाहते हैं, बट यहाँ पे वो सब चीज़ें करना इम्पॉसिबल है। देन बैकअप एंड रिकवरी, और बैकअप और रिकवरी ये जो प्रोसेस है ये मैनुअल भी होता है और काफ़ी डिफिकल्ट भी होता है, ये कॉम्प्लेक्स टास्क है एक टाइप से। ठीक है, सो नेक्स्ट इसी चीज़ को हम हिंदी में देखते हैं। डाटा रिडंडेंसी मतलब फाइल्स में डुप्लीकेट डाटा। दैट डाटा इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी बनाए रखना कठिन है। देन स्लो डाटा एक्सेस, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के लिए, यानी जो लेंथी क्वेरीज, डिफिकल्ट क्वेरीज होती है, ठीक है, उनके लिए उनको हैंडल करने के लिए मतलब इतना ज़्यादा एफिशिएंटली नहीं हैंडल करता है उनको। देन लिमिटेड सिक्योरिटी, केवल बेसिक कंट्रोल प्रोवाइड करेगा। स्केलेबिलिटी, जितना ज़्यादा डाटा वॉल्यूम होगा उतना ही ज़्यादा ये स्ट्रगल करेगा उसको मैनिपुलेट करने में।
देन कंकरेंसी इशू, यानी मल्टीपल यूजर जब एक चीज़ को मतलब एक्सेस करने की, मॉडिफाई या कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो उनमें हमेशा एक प्रॉब्लम बनी रहती है, ठीक है। नो रिलेशनशिप, डाटा रिलेशनशिप को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर सकता है ये। एंड लास्ट में जो बैकअप और रिकवरी प्रोसेस है ये मैनुअल होता है और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क है। ओके, सो आई थिंक ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। राइट अ PHP प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड, यानी हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है PHP में जो कि बताएगा हमें कि जो भी नंबर हमने एंटर किया है या लिया है वो इवन है या ऑड। ओके, सो इवन बेसिकली वो नंबर होते हैं जिनको दो से डिवाइड कर सकते हैं, और ऑड वो होते हैं जो जब दो से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो वन आता है। ओके, सो इसको हम वैसे करेंगे, मतलब PHP टैग्स के अंदर इम्बेड करेंगे सबसे पहले स्मॉलर देन क्वेश्चन मार्क देन PHP, और लास्ट में इसको हमें क्वेश्चन मार्क के साथ ही क्लोज करना है, ठीक है। सो हमने एक वेरिएबल लिया है $a जिसकी वैल्यू दी है हमें 7, देन हमारे पास आता है इफ कंडीशन, जैसे कि मैंने बोला कि दो से डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है a%2 इज इक्वल टू 0, डिवाइड का निशान नहीं है। अगर हम यहाँ पे डिवाइड का निशान लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। ओके, जो कि 0 से मैच नहीं करेगा। समझ में आ रही बात, मतलब यहाँ पे अगर 6 भी लिखा होता ना तब भी वो उसको क्या दिखाता, वही दिखाता, क्या बोलते हैं, इवन ही, मतलब कुछ गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो देखिए सिंपली यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि जब परसेंटेज लिया मतलब इसकी रिमाइंडर को शो करेगा ये। 6 में तो ठीक हो जाएगा बट 7 में नहीं आएगा ये। ओके, और हर बार ये 3 आंसर, अब 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तब भी 3 आएगा आंसर, और 6 को डिवाइड करेंगे तब भी 3 आएगा। बट परसेंटेज लिया है तो ये क्या करेगा, जब 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, 6 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। समझ में आ रही है बात, परसेंटेज क्यों लगाया यहाँ पे। सो ये इफ स्टेटमेंट है, और इसके अंदर हमने लिखा इको, जैसे $a इज इवन, अगर ये दो से कंप्लीटली डिवाइड होता है तब। ओके, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम एल्स को एग्जीक्यूट करेंगे, और एल्स के अंदर हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सिंपली और $a इज ऑड एंड देन इसको क्लोज कर देंगे। अगर इस कोड की बात करें हम तो यहाँ पे एक वेरिएबल ही हमने a वैल्यू दी है 7, और जब 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 1, यानी ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। और यहाँ पे मतलब इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ से जंप करेगा और एल्स पे जाएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा। गलती से हमने यहाँ पे डिवाइड का निशान लगाया होता तब क्या होता, तब दोनों केस में हमारा आंसर 3 आता और ये मैच ही नहीं करता, और हमारा आंसर हर बार क्या आता, ऑड ही आता, ठीक है। सो आई होप मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया आपको। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, और इस तरह के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। पढ़ लेना, अच्छे क्वेश्चन हैं, हमेशा पेपर में आते हैं। ओके।